नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल SL मोटसर पर। और आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में अच्छी तरह से लग रहे होंगे, अपने उद्देश्य की तरफ अग्रसर होंगे। अपन अध्ययन कर रहे थे भारतीय काव्य शास्त्र, जिसमें अलंकार का अध्ययन कर चुके थे और अपन पढ़ रहे थे छंद। और छंद की जो क्लास है उसमें हम छंद के जो प्रकार है वहां तक पढ़ चुके थे। इसके बाद जो अपना अगला बिंदु आता है, बिंदु वो है कि छंद के अवयव कौन से हैं। तो छंद किन किन तत्वों से बना है या छंद के अंग कौन कौन से हैं, उसका आप अध्ययन करेंगे। छंद तो आज अपन देखने वाले हैं छंद के प्रमुख अवयव या अंग, जिनके माध्यम से या जिनसे छंद का निर्माण होता है। जैसा अपन ने पहले देखा था कि जिस रचना में यति, गति, लय, तुक, मात्रा, गण आदि का प्रयोग एक निश्चित नियमों के अनुसार किया जाता है तो उसे छंद कहते हैं। तो वही जो सारे अंग हैं वो क्या कहलाते हैं, छंद के प्रमुख अवयव कहलाते हैं। तो जैसे पहला छंद का जो अंग है वो अपन लिखते हैं यति। यति का मतलब होता है जहां पर भी छंद में जो चरण होते हैं उन चरणों के बीच में जहां हल्का सा अल्प विराम या थोड़ी देर के लिए अपन रुकते हैं तो वह रुकावट ही क्या कहलाती है, वो रुकावट ही छंद में यति कहलाती है। तो किसे कहेंगे अपन यति, कि जहां पर छंद में या छंद का वाचन करते समय विश्राम किया जाता है या जहां पर कुछ देर के लिए रुका जाता है वही क्या कहलाती है, यति कहलाती है। जहां पर पद का वाचन करते समय कुछ विश्राम लिया जाता है या रुका जाता है उसे यति कहते हैं। जैसे कोई भी दुआ बोलते हैं तो रहीमन पानी राखिए, तो यहाँ पर अपन पानी राखिए के बाद रुकते हैं तो ये जो रुकावट है ये क्या कहलाती है, यति कहलाती है। दूसरा आता है गति। अब गति किसे कहेंगे अपन, जो अपन छंद का वाचन करते हैं उस समय उसमें लय उत्पन्न करने के लिए एक प्रकार से जो स्वरों का उतार चढ़ाव है या जो गति है छंद के वाचन करने की, वो क्या कहलाती है, गति कहलाती है। तो इसे क्या कहेंगे अपन, किसी पद का वाचन करते समय स्वर का उतार चढ़ाव या उसे आरोह अवरोह कह सकते हैं अपन, या आरोह अवरोह गति कहलाता है। वो क्या कहलाता है, वो गति कहलाता है कि किस गति के साथ में उसका अध्ययन किया जा रहा है। तो अपन ने देखा कि एक तो होती है यति, एक होती है गति। इसके अलावा जो अगला है वो होते हैं छंद में कुछ मात्राओं को गिना जाता है। तो मात्रा वाले को अपन सबसे बाद में करेंगे कि मात्रा लगाने के जो नियम है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अपने लिए वही है, तो उसको सबसे अंत में करेंगे। उसके पहले अपन देखते हैं चरण। चरण अपन किसे कहेंगे,
किसी भी जो छंद है उस छंद के जो पूरा पद होता है उस पद को कुछ चरणों में बांटा जाता है। जैसे दोहा है तो वो कितने चरणों में होता है, वो सामान्यतः 4 चरणों में माना जाता है। विषम चरण, सम चरण। सम चरण में दोहे में कितनी मात्राएं होती है, 11-11 मात्रा होती है। विषम चरण में दोहे में कितनी कितनी मात्रा होती है, 13-13 मात्राएं होती है। इस प्रकार जो उसको टुकड़ों में बांटा जाता है एक प्रकार से, वो क्या कहलाते हैं, उसके चरण कहलाते हैं। तो एक प्रकार से जो छंद का अंश है या जो छंद के पूरा पद है उस पद को या पूरे छंद को जिन टुकड़ों में विभाजित किया जाता है उन या जिन पदों में विभाजित किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, चरण कहलाते हैं। किसी भी छंद को प्राय पदों या प्राय पदों में विभाजित किया जाता है। जैसे किसी छंद का चतुर्थांश, ये चतुर्थांश यानी उसके 4 टुकड़े, चतुर्थांश चरण कहलाता है। इनको सारे को अपन लास्ट में एक दोहा लिखकर उसे समझ लेंगे। और कभी कभार क्या होता है कि ये कोई छंद होता है, उस छंद के पूरे चरण एक लाइन में 2 चरण आ जाते हैं और उन चरणों को अगर एक साथ बोला जाता है तो उनको अपन दल कह सकते हैं। हालांकि दल से संबंधित जो प्रश्न है अधिकतर अपने जो कोर्स है उसमें आते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कई बार वो भी काम में आ सकते हैं। दल सीधे से लिखो, 2 चरणों को जब एक ही साथ पढ़ लिया जाए तो उसे दल कहते हैं। इस प्रकार से अपन देखिए कि जो छंद के अवयव है वो अब एक है अपना गण, अब बच रहे अपने गण और मात्रा। इसके अलावा 1-2 चीजें और लिखी थी अपन ने उसमें, जैसे लय है। लय को अपन एक गति के समान मान सकते हैं कि जहां पर छंद में संगीतात्मकता या लयात्मकता आती है वो क्या कहलाती है, लय। जो उतार चढ़ाव आरोह हो रहा है उसे अपन गति के समान ही लय कह सकते हैं। छंद में जहां पर आरोह अवरोह के द्वारा संगीतात्मकता उत्पन्न की जाती है वह लय है। एक अपन ने देखा था तुकबंदी, यानी जो छंद पढ़ते हैं अपन उन छंद के या दल के, छंद के तो सम चरणों में और दल के अंत में, जहां पर अंत में एक प्रकार की जैसे स्वर या व्यंजन या समान मात्रा वाले स्वर जहां प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसकी तुकबंदी कहते हैं। किसी छंद के चरणों के अंत में जहां पर समान
व्यंजन व स्वर ध्वनियों का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। उसे क्या कहते हैं अपन? तुकबंदी कहते हैं। इसके अलावा जो अपन छंद पढ़ रहे हैं, वर्णिक छंद पढ़ेंगे, उन वर्णिक छंदों के लिए सबसे अधिक अपने लिए महत्वपूर्ण है गण। तो गण किसे कहेंगे अपन? गण होते हैं गण। गण किसे कहेंगे? 3 वर्णों का जो समूह होता है, जिसमें निश्चित नियम से जो वर्ण रखे जाते हैं, उनको क्या कहते हैं अपन? गण कहते हैं। और इन्हीं गणों के आधार पर जो वर्णिक छंद है, अधिकतर वर्णिक छंद इन गणों के आधार पर ही उनका जो निश्चित या निर्धारण किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं अपन? गण। जहां पर 3 वर्णों को अपने नियत स्थान पर रखा जाता है, या 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। और इस गण के लिए आप सब जानते हैं, वैसे ये इतना कोई नया नहीं है, शुरुआत से इस चीज को पढ़ते आ रहे हो आप। ये एक सूत्र है, ये माता राज भान सलगा। इस सूत्र के आधार पर गणों की संख्या कितनी मानी जाती है? गणों की संख्या 8 है। गणों की संख्या 8 मानी जाती है, क्योंकि 8 ही गण है। और इन्हीं गणों के आधार पर जो जितने भी अपने वर्णिक छंद है, उनमें ये प्रयुक्त होता है। तो इन गणों को अपन देखते हैं। इनमें जो सबसे अधिक मात्रा वाला गण है, वो गण कौन सा है? म गण है, जिसमें 6 मात्राएं होती है। और सबसे कम मात्रा वाला जो गण है, वो कौन सा है? न गण, जिसमें केवल 3 मात्राएं होती है। तो अपना पहला है ये गण, ये माता, इसकी ये मात्राएं हैं। ये तो गण, मात्राएं, मगण, मातारा, तगण, ताराज, रगण, राजफा, भगण, भानस, नगण, नसल, जगण, जभान और सगण, सलगा। अब इसकी जो मात्राएं लगाते हैं, जैसे इसकी 1 2 2, इसकी 2 2 2, इसकी 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2। तो इस प्रकार से इनकी मात्राएं होती है। सबसे अधिक मात्राएं ये क्या? गुरु मात्रा मानी जाती है। और गुरु मात्रा को अपन 2 मात्राएं मानते हैं, और लघु मात्रा को 1 मात्रा कहते हैं। तो सबसे ज्यादा इसमें 6 मात्राएं है, और सबसे कम इसमें 3 मात्राएं है। इसमें जैसे 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है। तो सबसे ज्यादा जो मगण में, सबसे कम नगण में। हालांकि इन मात्राओं को लगाना अपन जो मात्रा पढ़ेंगे, जहां पर अपने पढ़ा था एक छंद का अवयव अंग मात्रा भी होती है, तो वो मात्राएं लगाना सीखेंगे, उसमें आ जाएगा। लेकिन ये जो 8 गण है, इन गणों के आधार पर ही जो अपने छंद है, बाद के जो वर्णिक छंद है, उन छंदों का अपन
वर्गीकरण करेंगे, इनके आधार पर भी उनका विश्लेषण करेंगे। तो ये आपको बेसिक से नॉलेज है जो आपको होनी चाहिए। अब इसके अलावा जो अंतिम इनका जो अंग है वो बच जाता है और वो है मात्रा। कितने पढ़ लेते हैं अपन ने? 8 और 9 मात्रा। मात्रा को क्या कह सकते हैं अपन कि किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय उस वर्ण की मात्रा कहलाती है। अगर उसमें अल्प समय लग रहा है तो वो अल्प एक मात्रा होगी उसकी। अगर उसके उच्चारण में ज्यादा समय लग रहा है तो वो गुरु मात्रा होगी। तो अपने जो हिंदी है, हिंदी में केवल लघु और गुरु 2 ही मात्राएं मानी जाती है। हालांकि संस्कृत में एक प्लुत भी होता है जो जैसे ऐसे वाली लिखा जाता है उसे, लेकिन अपने ओम अपन जो लिखते हैं उसमें, हालांकि अपने हिंदी में वो है नहीं, लेकिन इसमें जो मात्राएं वो केवल लघु और 2 मात्राएं होती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि मात्रा किसे कहेंगे। किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय उस वर्ण की मात्रा कहलाता है। उस वर्ण की मात्रा होती है। अब इस मात्रा को लगाने मात्राएं 2 होती है। ये तो होती है लघु और ये होती है गुरु। अब इनको लगाने के जो अलग अलग नियम है वो नियम अपन देखने वाले आज की किस किस वर्ण की कौन कौन सी मात्रा होती है। सबसे पहले तो अपने को, हालांकि ये बातें आपके लिए कॉमन है लेकिन फिर भी आप लिख लो इनको कि इन मात्राओं को लगाने के लिए अपने को क्या चाहिए? वर्ण चाहिए, व्यंजन चाहिए। क्या चाहिए? व्यंजन। तो अपने जो स्वर और व्यंजन 2 ध्वनियां होती है। स्वर अपने आप में वर्ण कहलाते हैं, लेकिन व्यंजन जब तक वर्ण नहीं कहलाएगा जब तक उसके साथ में कोई जो स्वर उसमें मिला हुआ नहीं हो। बिना स्वर के व्यंजन वर्ण नहीं कहलाता है। और वर्ण को क्या माना जाता है? लिखित रूप को, ध्वनि की वह सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। पूर्ण इकाई, लिखित पूर्ण इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। और जो शब्द है, शब्द को ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई कहते हैं। तो ये 2-3 लाइनें उनको लिख लो आप। सबसे पहले तो वर्ण, किसी स्वर या स्वर सहित व्यंजन को वर्ण कहते हैं। यह ध्वनि की सबसे छोटी लिखित इकाई है। दूसरा जैसे शब्द, शब्द किसे कहेंगे अपन? ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। सबसे छोटी हो लेकिन क्या हो? वो सार्थक हो, उसका कोई अर्थ निकलता हो, तभी वो शब्द कहला सकता है। तो अपन ने जो काम आने वाली चीज है वो है वर्ण।
कि वर्ण के आधार पर अपन मात्राएं लगाएंगे और उन मात्राओं का जो क्रम होता है वो क्या होता है, किस वर्ण की लघु मात्रा होगी और किस वर्ण की दीर्घ मात्रा होगी, गुरु मात्रा होगी। तो अपन देखते हैं कि सबसे पहले तो जो जो ह्रस्व स्वर है, आपको पता है ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कौन कौन से हैं, अ, ई और छोटा ऊ। ये क्या है, लघु है और इनके उच्चारण के साथ में जिन जिन व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है उनमें भी कौन सी मात्रा जाएगी, लघु स्वर व इनके योग से बने वर्णों में लघु मात्रा आती है। दूसरा अपन ने देखा अब बाकी जो बच गए बहुत सारा आप देख लो, जो बाकी के स्वर बच गए लिख लो, चलो आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ, वह इनके योग से बने वर्णों में गुरु मात्रा आती है, गुरु मात्रा आती है। जिन जिन व्यंजनों में ये वर्ण प्रयुक्त होते हैं या जहां पर भी ये वर्ण आ जाते हैं वहां पर कौन सी मात्रा आएगी, गुरु मात्रा आती है। अब एक और है कि अपने बच गए अनुस्वार और अनुनासिक। किसी भी वर्ण पर ये अगर बिंदी, ये जो चंद्र बिंदु ये मतलब बिंदी आ जाती है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, अनुस्वार होने पर गुरु व अनुनासिक होने पर, अनुनासिक होने पर कौन सी मात्रा आएगी वहां पर, लघु मात्रा होती है। यह और एक और, जहां पर भी अपन कोई वर्ण पढ़ रहे हैं तो उसके बाद में अगर आधा वर्ण है तो उस आधे वर्ण की वजह से पहले वाले वर्ण को गुरु मान लिया जाता है। किसी भी पद में किसी लघु वर्ण के बाद अगर अर्ध व्यंजन या अर्धवर्ण, अर्धवर्ण को क्या कहेंगे अपन, व्यंजन प्रयुक्त होता है तो पहले वाले लघु वर्ण को गुरु माना जाता है। कैसा माना जाता है, इसे लघु माना जाता है। जैसे मैंने लिखा यहां पर कन्या। अब अगर इसकी मात्रा लगाएंगे तो ये तो जो वर्ण है ये
केवल अल्प या लघु मात्रा वाला है, लेकिन ये जो आदन है ये इसकी वजह से ये इसकी मात्रा क्या होगी 2 और इसकी मात्रा क्या होगी 2। तो इस प्रकार से जो पहले वाला वर्ण है उसकी वजह से जो मात्रा मानी जाती है वो इसकी मात्रा आधे वर्ण की मात्रा अगले पहले वाले वर्ण में मान ली जाती है। अब ये तो जो सामान्य सी मात्राएं लगाने के नियम थे जो अपन ने देखे। हालांकि किसी भी छंद में जो मात्राएं अपन लगाते हैं तो उन मात्राओं को लगाने के लिए या किसी छंद में वो मात्राओं का जो नियत विधान होता है उस विधान को कहीं कहीं भंग भी किया जाता है। हालांकि वो 200 में माना जाता है, लेकिन छंद का जो प्रवाह है या छंद की जो उपयोगिता है उसको बनाए रखने के लिए मात्राएं कम या ज्यादा हो सकती है। ऐसा कोई फिक्स निश्चित नियम ही नहीं है कि बिल्कुल यही मात्राएं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं एक आध मात्रा अगर कम ज्यादा आपको मिल जाए तो कोई ऐसा नहीं सोच रहे कि वो बहुत बड़ी बात है, वो सामान्य बात है और चलती है ऐसी। तो इस बात पे आपको ध्यान रखना है। अब जैसे आज अपन ने ये जितने भी सारे जो प्रमुख छंद के प्रमुख अवयव देखे हैं उनका अपन एक किसी भी दोहे की वजह से यहाँ पर उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे अपन ने मान लो दोहा लिख दिया, कोई भी ये लिख दिया अपन ने, रहीमन पानी राखिए पानी बिना सब सून, पानी बिन सब सून। रहीमन पानी राखिए पानी बिना सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अब अपन ने देखा था सबसे पहले तो कि रहीमन पानी राखिए, यहां पर होते पानी बिना सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। जो अपन यहाँ पर रुके थे रहीमन पानी राखिए, यहाँ पर रुके तो ये रुकना क्या कहलाता है, यति कहलाता है। अब जैसे मान लो गति, रहीमन पानी राखिए पानी बिना सब सून। जो ये उतार चढ़ाव लय है ये क्या है, गति है, लय है, ये अपन ने उसमें आ जाती है। फिर अपन ने देखा कि चरण, ये यहां से यहां तक एक चरण हो गया यानी विषम चरण हो गया, यहां से यहां तक सम चरण हो गया। फिर अपन ने देखा था तुकबंदी, सून चून यानी समान वर्ण या समान स्वर व्यंजन ध्वनिया जहां पर आती है वो तुकबंदी हो जाती है। उसके बाद देखा अपन ने जो मात्राएं, हालांकि जो वर्णिक ये एक मात्रिक छंद है, दोहा छंद का उदाहरण है, तो इसमें मात्राएं कैसे लगाते हैं, जैसे र है ये केवल अ, इसका अगर अपन जो इसको तोड़ेंगे तो इसका जो विखंडन होगा क्या होगा, र प्लस अध्वनि मिल रही है तो एक, इसको तोड़ेंगे ह को तो इसका होगा ह प्लस ई छोटी वाली, तो इसका भी एक एक एक। अब जैसे पानी पा प प्लस आ, तो आ ध्वनि आ गई तो दो, वैसे बड़ी दो, दो एक दो, दो दो एक दो, दो एक, दो दो चार, 6 8। एक जो वर्ड है अपना यहां पर छूट गए, पानी बिना सब सून, 2 3 4 5 6 8 10, 2 4 5 6 7 8 10 और 1 11। आपने को पता है कि दोहे की जो मात्राएं होती है वो कितनी होती है, 13 11 होती है। विषम चरण में 13, सम चरण में 11। तो देखना 1 2 3 4
दो 6 8 10 12 और 1 13, यानी इधर 13 हो गई, इधर 11, 2 4 5 6 7 8 10 और 1 11। तो अपन ने देखा कि जो मात्राएं लगाई है वो मात्राएं हो गई। अब जो अपन छंद पढ़ेंगे वार्णिक छंद, उन क्षणों में कौन सी मात्राएं हो जाएगी, उनमें अपन गण गिनेंगे और गणों के लिए पहले मात्राएं लगाएंगे और फिर उनका निश्चित गण बना लेंगे। हालांकि ये जो दोहे में गणों के आधार पर मात्रा नहीं गिना जाता है, इनका निर्धारण केवल मात्राओं के आधार पर किया जाता है। इनमें गण वर्ण नहीं गिनकर क्या गिनते हैं अपन, मात्राएं गिनते हैं। तो इस प्रकार आज अपन ने देखा कि जो छंद के प्रमुख अवयव या अंग 5 6 7 8 अवयव थे, उन अवयवों के बारे में जाना, अंगों के बारे में जाना। ये जो इनकी स्थिति है मात्राएं लगाना, सबसे प्रमुख है मात्राएं लगाना, और ये अपने को अच्छी तरह से याद होना चाहिए। बिना अपन इन चीजों को अपन बिना अभ्यास के नहीं कर सकते। तो आप अच्छी तरह से मात्राएं लगाएं और इस टॉपिक पर थोड़ी सी अच्छी पकड़ बनाएं। अब जब अगली क्लास में अपन विभिन्न प्रकार के जो छंद पढ़ेंगे, उन छंदों की जो विशेषताएं हैं वो सारी इनके ऊपर मात्राओं के आधार पर या वर्णों के आधार पर होगी। तो आप अच्छी तरह से तैयार करके आइएगा। तो अगली क्लास तक के लिए नमस्ते।